द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गेस्टापो द्वारा 1 लाख से अधिक महिलाओं को पकड़ा गया। उनमें से कई को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। गेस्टापो ने व्यवस्थित तरीकों का प्रयोग किया, पिटाई, अंगभंग, यौन यातना और यहां तक कि बिजली के झटके भी। इन सब का एकमात्र उद्देश्य था जानकारी प्राप्त करना। लेकिन यह केवल शारीरिक दर्द पहुंचाने तक सीमित नहीं था। मानसिक नियंत्रण और यौन हिंसा के माध्यम से कैदियों की प्रतिरोध क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना लक्ष्य था। क्या कारण था कि गेस्टापो ने ऐसे तरीकों का उपयोग किया? गेस्टापो ने महिलाओं को ही अपने सबसे कठोर तरीकों का शिकार क्यों बनाया? यह उस व्यवस्थित यातना की कहानी है जिसे महिलाओं ने नाजी शासन के तहत झेला। गेस्टापो, भय और पूर्ण अधीनता के वास्तुकार। गेस्टापो, जिसका संक्षिप्त रूप गेहाइमे स्टाट्सपोलित्साई, राज्य की गुप्त पुलिस है, तृतीय राइख की दमनकारी मशीनरी के मुख्य स्तंभों में से एक के रूप में स्थापित की गई थी। इसे आधिकारिक रूप से 26 अप्रैल 1933 को हरमन गोरिंग द्वारा प्रूसिया में स्थापित किया गया था। 1934 में हेनरिक हिमलर द्वारा इसका नियंत्रण ग्रहण करने के बाद इसे एसएस की संरचना में पूरी तरह समाहित कर दिया गया। राइनहार्ड हाइड्रिक के संचालनात्मक नेतृत्व में यह संगठन एक राजनीतिक रूप से प्रेरित पुलिस बल से आतंक और सामाजिक नियंत्रण की वैज्ञानिक मशीनरी में तेजी से विकसित हो गया। गेस्टापो की कानूनी विशिष्टता, जिसने इसे अन्य ऐतिहासिक दमनकारी संगठनों से अलग किया, उसकी असाधारण कानूनी स्वायत्तता थी। 10 फरवरी 1936 के एक आदेश ने इसे न्यायिक निरीक्षण से पूरी तरह मुक्त कर दिया, जिससे इसे शासन के दुश्मन माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, पूछताछ करने और अभियोजन चलाने की लगभग असीम शक्ति प्राप्त हो गई। इस कानूनी प्रतिरक्षा ने इसके एजेंटों को सामान्य न्यायिक प्रणाली से बाहर काम करने की अनुमति दी, जिससे यातना को एक प्रशासनिक साधन के रूप में सामान्यकृत किया गया। जब 1938 में जर्मनी ने अपने क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत की, तब तक गेस्टापो ने अधिग्रहित क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल विकसित कर लिए थे। लागू किया गया मॉडल एक नियमित पैटर्न का पालन करता था। आइंज़ाट्सग्रुपेन, ओएनप्रेशनल समूह नियमित सैन्य बलों के पीछे तुरंत प्रवेश करते थे और अधिग्रहित सरकारी भवनों में संचालन केंद्र स्थापित करते थे। किसी भी शहर के अधिग्रहण के 48 घंटे के भीतर गेस्टापो स्थानीय मुखबिरों की भर्ती कर लेती, संभावित विरोधियों की पहचान कर लेती और प्रारंभिक चयनात्मक गिरफ्तारियां शुरू कर देती। यह तीव्रता रणनीतिक थी। इसका उद्देश्य किसी भी प्रतिरोधात्मक संगठन की संरचना बनने से पहले उसे नष्ट करना था। गेस्टापो के आतंक की भौगोलिक संरचना क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट थी। पश्चिमी यूरोप में, विशेष रूप से फ्रांस में, गेस्टापो औपचारिक वैधता का एक आवरण बनाए रखती थी, जैसे पेरिस के रू डे सॉसेज नंबर 11 के भवन से संचालित होकर, जहां गिरफ्तारियां प्रलेखित प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करती थीं और पूछताछ स्थायी सुविधाओं में की जाती थी। पेरिस में गेस्टापो के कमांडर एसएस स्टैंडार्टेनफ्यूहरर कार्ल बोमेलबर्ग ने सोरबोन में अध्ययन किया था और धारा प्रवाह फ्रेंच बोलते थे, जिससे वे प्रतिरोध नेटवर्कों के खिलाफ जटिल घुसपैठ अभियानों का संचालन कर सकते थे। पूर्वी यूरोप में स्थिति बिल्कुल अलग थी। पोलैंड में, जहां नाजियों का उद्देश्य सांस्कृतिक और बौद्धिक अभिजात वर्ग का पूर्ण विनाश था, गेस्टापो ने एबी एक्शन, असाधारण शांति स्थापना अभियान लागू किया, जिससे अधिग्रहण के पहले कुछ महीनों में 30,000 से अधिक सामुदायिक नेताओं को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया गया। वारसो में स्थित गेस्टापो की सुविधाएं कुख्यात पावियाक जेल में किसी भी वैधता के बहाने के बिना कार्य करती थीं और खुले तौर पर यातना व निष्पादन केंद्रों के रूप में संचालित होती थीं। बाल्टिक देशों में गेस्टापो प्रणाली का तीसरा प्रकार देखा गया। लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया में यह संगठन मुख्यतः स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से काम करता था, जिससे एक विशेष रूप से छुपा हुआ आतंक उत्पन्न होता था, जहां कोई भी व्यक्ति संभावित मुखबिर हो सकता था। रीगा में गेस्टापो मुख्यालय अपने ऐसे तरीकों के लिए कुख्यात हो गया जो विशेष रूप से स्थानीय सांस्कृतिक कमजोरियों के अनुसार अनुकूलित थे। नॉर्वे, एक देश जिसने लंबे समय तक लोकतांत्रिक और मानवतावादी परंपराओं को बनाए रखा था, ने नाजी कब्जे को एक विशेष रूप से गहरे राष्ट्रीय आघात के रूप में अनुभव किया। क्रिस्टियान सैंड में गेस्टापो द्वारा स्थापित हाउस ऑन टेरर शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गया। प्रारंभ में असंगठित नॉर्वेजियन प्रतिरोध
काफी हद तक गेस्टापो द्वारा नागरिकों पर लागू की गई चरम रणनीतियों की प्रतिक्रिया में संगठित हुआ, जिसमें ब्रिटिश कमांडो का समर्थन करने वाले नेटवर्क की पहचान के लिए व्यवस्थित यातना शामिल थी। नाजी दमन तंत्र में लिंग आधारित विशेषज्ञता विशेष रूप से भयावह नवाचार थी। पेरिस में महिला पूछताछ के प्रभारी जोसेफ कीफर ने एक मैनुअल विकसित किया जिसका शीर्षक था महिला विषयों के लिए विशेष तकनीकें, जिसमें गिरफ्तार महिलाओं को मनोवैज्ञानिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और प्रत्येक प्रोफाइल के लिए विशिष्ट रणनीतियां सुझाई गईं। यह दस्तावेज, जो मुक्ति के बाद आंशिक रूप से बरामद हुआ, लिंग आधारित कमजोरियों की एक परिष्कृत समझ को दर्शाता है, जो यातना के मानसिक प्रभाव को अधिकतम करने की अनुमति देता था। मलबे में बदलते शरीर, प्रभुत्व की विधि के रूप में शारीरिक यातना। गेस्टापो द्वारा पकड़ी गई महिलाओं पर लागू की गई शारीरिक यातना एक सुनियोजित प्रक्रिया का पालन करती थी, जिसे पीड़ितों के शरीर और उनकी स्त्री पहचान दोनों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। पूछताछकर्ताओं को विशेष रूप से महिला शरीर रचना पर प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि ऐसे दर्दनाक बिंदुओं की पहचान की जा सके जो स्थायी और दृश्य क्षति को न्यूनतम रखते हुए लंबे समय तक यातना की अनुमति दें, बिना पीड़िता की समय से पहले मृत्यु के। यह प्रक्रिया एक चरण से शुरू होती थी जिसे तैयारी कहा जाता था, जिसे 1945 में बरामद गेस्टापो प्रशिक्षण मैनुअलों में दर्ज किया गया है। इस प्रारंभिक चरण में कैदी महिला को लंबे समय तक खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था, अक्सर 12 से 24 घंटे तक लगातार एक स्थिति में, जिसे स्टेह कोमांडो खड़े रहने का आदेश कहा जाता था। यह दिखने में सरल मुद्रा निचले अंगों में गंभीर सूजन, गहरी नसों में थक्का और अंततः आंशिक रक्त संचार विफलता उत्पन्न करती थी, जिससे शारीरिक सहन शक्ति बिना बाहरी चिन्हों के अत्यधिक रूप से कम हो जाती थी। मुक्ति के बाद जीवित बची महिलाओं का इलाज करने वाले अस्पतालों के चिकित्सा अभिलेख दर्शाते हैं कि लगभग 40% पूर्व कैदी महिलाओं की टांगों में स्थायी रक्तवाहिनी क्षति थी, जिसमें दीर्घकालिक नसों की विफलता और वर्षों तक बनी रहने वाली वेरिकोज अल्सर शामिल थे। चेहरे की विकृति महिलाओं की मानसिक प्रतिरोध को तोड़ने के लिए एक विशेष रूप से प्रभावशाली पद्धति थी। गेस्टापो के पूछताछकर्ताओं को यह भली भांति झांत था कि स्त्रियों के लिए चेहरे का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व कितना गहरा होता है। यह प्रक्रिया विशेषकर फ्रांस और बेल्जियम के पूछताछ केंद्रों में आम थी और एक नियोजित क्रम का पालन करती थी। प्रारंभ में कान की लोब, होंठ या गाल जैसे दिखने वाले परंतु जीवन के लिए गैर आवश्यक हिस्सों में छोटे कट लगाए जाते थे। यदि कैदी महिला फिर भी विरोध करती तो विकृतियां क्रमिक रूप से और अधिक क्रूर होती जाती। रेड क्रॉस अस्पतालों के चिकित्सा दस्तावेज, जिन्होंने पीड़ित महिलाओं का उपचार किया, एक समान पैटर्न दर्शाते हैं। गालों पर नाजी प्रतीकों के रूप में बने घाव, कान और नाक के हिस्सों की आंशिक कटाई और चेहरे पर जानबूझकर सुंदरता से जुड़े स्थानों पर जलन के निशान। लियोन के गेस्टापो केंद्र से रिहा हुई महिलाओं का इलाज करने वाले डॉक्टर रेन क्वेनुई ने यह दर्ज किया कि ये विकृतियां चेहरे की समरूपता को स्थायी रूप से बिगाड़ने के लिए डिजाइन की जाती थीं, जो कि पश्चिमी संस्कृति में स्त्री सुंदरता का एक केंद्रीय पहलू है। हाथों को व्यवस्थित रूप से क्षति पहुंचाना एक और प्रकार की यातना थी, जो केवल शरीर को नहीं बल्कि महिलाओं की पेशागत पहचान को भी लक्ष्य बनाती थी। नाखूनों के नीचे सुइयों, लकड़ी के तख्तों या पोलैंड में दर्ज मामलों में तार के टुकड़ों को डालना अत्यधिक तंत्रिका पीड़ा उत्पन्न करता था, क्योंकि इस क्षेत्र में नसों की उच्च सघनता होती है। यह विधि अत्यंत पीड़ादायक होने के बावजूद शायद ही कभी प्राणघातक होती थी और बार बार लागू की जा सकती थी। पूछताछ के अधिक उन्नत चरणों में गेस्टापो सामान्य प्लायरों से नाखूनों को पूरी तरह खींच लेती थी। पेरिस के सेंट एंटोनी अस्पताल के अभिलेख, जहां कई पीड़ितों का इलाज किया गया, ऐसी विकृत उंगलियों की चिकित्सीय तस्वीरें संजोते हैं जिनमें नाखून की जड़ें स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त थीं, जिससे नए नाखूनों का सामान्य विकास असंभव हो गया था। जिन महिलाओं की पेशागत पहचान, जैसे नर्सें, सचिवाएं या प्रतिरोध में रेडियो संचालिकाएं, हाथों की दक्षता पर आधारित थी, उनके लिए यह क्षतियात्म परिभाषा को नष्ट करने का विशेष रूप से प्रभावी तरीका था। गेस्टापो के विशेष पूछताछ केंद्रों में विद्युत झटकों का उपयोग और अधिक परिष्कृत किया गया था। पहले युद्धों में उपयोग की गई अनगढ़ बिजली यातनाओं के विपरीत नाजी पूछताछकर्ताओं के पास सीमेंस इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किए गए विशेष उपकरण होते थे,
जो दर्द को अधिकतम करने के लिए बनाए गए थे, परंतु आकस्मिक हृदय गति रुकने से बचाते थे। ये यंत्र, जिन्हें इंडक्शंस गैरेट प्रेरण उपकरण कहा जाता था, वोल्टेज को सटीक रूप से नियंत्रित करने की सुविधा देते थे। यौनिकृत यातना के रूप में विद्युत झटकों का स्त्रीरोगीय उपयोग एक विशेष रूप से भयानक रूप था। यह विधि, जो नूर्नबर्ग परीक्षणों में विस्तृत रूप से दर्ज की गई थी, में योनि में इलेक्ट्रोड डाले जाते थे, जिससे शारीरिक आघात के साथ साथ चरम यौन अपमान भी होता था। एसएस के उच्च अधिकारी अर्नस्ट काल्टेन ब्रूनर ने अपने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि इस प्रक्रिया के लिए विशेष प्रोटोकॉल मौजूद थे, जो जानकारी प्राप्त करने से पहले जानलेवा रक्तस्राव से बचते हुए पीड़ा को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इंद्रिय वंचना को दर्ददायक उत्तेजनाओं के साथ जोड़ना एक और परिष्कृत तकनीक थी। महिलाओं को अक्सर पूर्ण अंधेरे वाली कोठरियों में बंद कर दिया जाता था, या इसके विपरीत कई दिनों तक तीव्र रोशनी में रखा जाता था, जिससे उनके जैविक समय चक्र पूरी तरह भटक जाते थे। लंबे समय तक इंद्रिय वंचना के बाद कोई भी उत्तेजना, भले ही हल्की हो, अत्यधिक तीव्रता से अनुभव होती थी। पूछताछकर्ता इस न्यूरोलॉजिकल कमजोरी का लाभ उठाकर तीव्र ध्वनियां, अत्यधिक तापमान परिवर्तन या बेहद घृणित गंध जैसे दर्दनाक उत्तेजक प्रयोग करते थे। नियंत्रित जल डुबकी, जो गेस्टापो की नॉर्वे और नीदरलैंड की सुविधाओं में परिष्कृत की गई थी, जल यातना का एक विशेष रूप से जटिल रूप था। सामान्य नकली डूबने की तुलना में यह विधि बर्फीले पानी में नियंत्रित समय के लिए डुबकी लगाने और फिर ठंडी हवा में उजागर करने के चक्रों पर आधारित थी। यह तापमान विरोध एक तीव्र शारीरिक झटका उत्पन्न करता था, जो तत्काल पीड़ा के अलावा मध्यम अवधि में निमोनिया और गुर्दे की क्षति जैसे घातक प्रभाव उत्पन्न करता था। ओस्लो विश्वविद्यालय अस्पताल के चिकित्सा अभिलेख दर्शाते हैं कि मुक्ति के बाद उपचारित महिलाओं में लगभग 70% में ऐसे फेफड़ों की पुरानी क्षति थी जो इस यातना विधि के अनुकूल थी। विशेष रूप से ये क्षतियां उन महिलाओं में अधिक गंभीर थीं जो पहले एथलीट या शारीरिक रूप से सक्रिय थीं, क्योंकि उनके विकसित श्वसन तंत्र उन्हें लंबे समय तक यातना सहन करने की क्षमता देते थे, जिससे ऊतकों की क्षति और अधिक हो जाती थी। जानवरों को यातना उपकरण के रूप में उपयोग करना, यद्यपि अन्य तरीकों की तरह व्यवस्थित नहीं था, परंतु गेस्टापो के कई केंद्रों, विशेषकर पूर्वी यूरोप में, यह दर्ज किया गया है। वारसॉ की सुविधाओं में विशेष स्थान होते थे, जहां कैदियों को भूखी चूहों या विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के साथ बंद कर दिया जाता था, जो हमला तो करते थे परंतु मारते नहीं थे। यह विधि प्रत्यक्ष शारीरिक क्षति को अत्यधिक मानसिक आतंक के साथ जोड़ती थी। सामान्य फोबियाओं और अशुद्धता व अपवित्रता से जुड़ी सांस्कृतिक मान्यताओं का फायदा उठाते हुए भीतरी पतन, मनोविकार उत्पन्न करने की नाजी रणनीतियां। गेस्टापो ने मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को सीधे लक्ष्य बनाते हुए एक जटिल मनोवैज्ञानिक यातना प्रणाली विकसित की। ये तकनीकें, यद्यपि शारीरिक यातना जितनी प्रत्यक्ष नहीं थीं, उतनी ही विनाशकारी थीं और उन्हें उस समय की सांस्कृतिक परिभाषाओं में विशिष्ट रूप से स्त्रैण समझी जाने वाली मानसिक कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रणाली की आधारशिला समय बोध को भंग करना थी। पूछताछ केंद्र इस तरह से बनाए गए थे कि वे बंदियों को समय का कोई भी संकेत देने से वंचित रखें। कोठरियों में खिड़कियां नहीं होती थीं, कृत्रिम प्रकाश निरंतर चालू रहता था और पूछताछ कभी भी शुरू की जा सकती थी, जिससे नींद और जागरण के प्राकृतिक चक्र पूरी तरह टूट जाते थे। गेस्टापो के मैनुअलों में इस तकनीक को ज़ाइटफरविर्रुंग काल भ्रम कहा गया, जिसका उद्देश्य था ऐसा अनंत वर्तमान बनाना जिसमें पीड़ा का कोई आरंभ या अंत न हो। म्यूनिख स्थित गेस्टापो केंद्रों में डॉ ब्रूनो शुल्त्स द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह झांत हुआ कि लगभग 70 घंटे इस परिस्थिति में रहने के बाद अधिकांश व्यक्ति महत्वपूर्ण संवेदी विकृतियां अनुभव करते थे। सरल दृश्य भ्रम, शारीरिक धारणा में विकृति और विशेष रूप से विचारों और वास्तविक संवादों में अंतर कर पाने में असमर्थता। पूछताछ के दौरान अधिकारी इस संज्ञानात्मक कमजोरी का उपयोग करते थे, यह दावा करके कि उन्हें वे बातें पता हैं जो कैदी ने केवल सोची थीं पर कभी व्यक्त नहीं की थीं, जिससे एक भयावह सर्वज्ञता का आभास उत्पन्न होता था। अंतर्व्यक्तीय संबंधों में हेरफेर एक और जटिल तकनीक थी। गेस्टापो के पूछताछकर्ता अक्सर एक विरोधाभासी जोड़ी के रूप में कार्य करते थे। एक क्रूर पूछताछकर्ता शारीरिक यातना और धमकियां देता था,
जबकि दयालु पूछताछकर्ता एक सिगरेट, एक गिलास पानी या बैठने की कुर्सी जैसे करुणा के छोटे संकेत प्रदान करता था। यह मनोवैज्ञानिक रूप से विनाशकारी गतिशीलता, स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती थीं। पेरिस में गेस्टापो पूछताछकर्ता ऑटो शुमान के निजी अभिलेख इस तकनीक की प्रभावशीलता के बारे में विस्तृत टिप्पणियां रखते हैं। महिला कैदी 27 जेड स्पष्ट रूप से स्टुर्मबान फ्यूरर म्यूलर के प्रति निर्भरता विकसित कर रही है। वह सीधे शारीरिक हिंसा की धमकियों की तुलना में न्यूनतम विशेषाधिकारों की वापसी की धमकियों पर अधिक प्रतिक्रिया देती है। यह भावनात्मक हेरफेर विशेष रूप से युवा या लंबे समय से अलगाव में रखी गई कैदियों पर प्रभावी सिद्ध होता था। झूठी रिहाइयां एक विशेष रूप से क्रूर मनोवैज्ञानिक रणनीति थीं। मुख्यतः बेल्जियम और फ्रांस में गेस्टापो केंद्रों में प्रलेखित इस विधि में कैदी को अचानक बताया जाता था कि उसे दोष मुक्त कर दिया गया है या उसके विरुद्ध प्रमाण विफल हो चुके हैं। उसे नागरिक कपड़े पहनने, रिहाई की प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने और कभी-कभी इमारत से बाहर निकलने की भी अनुमति दी जाती थी, केवल कुछ ही मिनटों या घंटों बाद हिंसक रूप से पुनः गिरफ्तार किए जाने के लिए। इस झूठी आशा के बाद हुई क्रूर पुनः गिरफ्तारी का मानसिक प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता था। पेरिस के सेंट एनी अस्पताल में कई जीवित महिलाओं का इलाज करने वाले मनोरोग विशेषज्ञ जीन डेलई ने दर्ज किया कि झूठी रिहाई की शिकार महिलाओं में केवल लगातार शारीरिक यातना सहने वाली महिलाओं की तुलना में अस्मिता विघटन संबंधी उत्तर आघातजन्य विकार की दर काफी अधिक थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि आशा और निराशा के बीच की तीव्र उथल-पुथल निरंतर कष्ट की तुलना में अधिक विनाशकारी सिद्ध होती थी। नैतिक रूप से असंभव दुविधाओं का सामना करवाना एक और परिष्कृत मनोवैज्ञानिक यातना थी। कैदियों को अक्सर ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता था जहां किसी भी निर्णय का नैतिक परिणाम विनाशकारी होता था। पोलैंड स्थित गेस्टापो केंद्रों में विशेष रूप से यह दस्तावेजित हुआ है कि माताओं को यह चयन करने के लिए मजबूर किया जाता था कि उनके बच्चों में से किसे यातना दी जाएगी। किसी भी चयन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मानसिक आघात पीड़िता की मातृत्व पहचान को मूल रूप से नष्ट कर देता था और ऐसी मानसिक चोटें उत्पन्न करता था जिन्हें जीवित बचे अभेद्य घाव कहते हैं। दूसरों के कष्टों को जबरन देखने के लिए बाध्य करना एक व्यवस्थित रूप से प्रयुक्त तकनीक थी। महिलाओं को अक्सर अन्य कैदियों, विशेषकर अपने करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों की यातना देखने के लिए मजबूर किया जाता था। जीवित बचे लोगों की गवाही यह दर्शाती है कि यह अनुभव अक्सर व्यक्तिगत यातना से भी अधिक आघातजनक होता था। मनोविश्लेषक डोनाल्ड विनिकॉट, जिन्होंने युद्ध के बाद ब्रिटिश जीवित बचे लोगों के साथ कार्य किया, ने इस घटना को प्रबल सहानुभूति आधारित आघात के रूप में पहचाना, जहां पीड़ित की मदद न कर पाने की असमर्थता एक विशेष रूप से उपचार प्रतिरोधी मानसिक क्षति उत्पन्न करती है। झूठी फांसी शायद सबसे चरम मनोवैज्ञानिक यातना का रूप था। कैदियों को एक वास्तविक फांसी की सभी पूर्व प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। औपचारिक सजा सुनाई जाती थी, अंतिम भोजन दिया जाता था, यहां तक कि परिवार को विदाई पत्र लिखवाया जाता था। उन्हें गोलीबारी स्थलों पर ले जाया जाता था, गोलीबारी दस्ते के सामने खड़ा किया जाता था और पूर्ण गिनती के बाद अंतिम क्षण में फांसी बिना किसी स्पष्टीकरण के रोक दी जाती थी। यह प्रक्रिया कई बार सप्ताहों या महीनों में दोहराई जा सकती थी। जीवित बचे लोगों की गवाही के अनुसार तीसरी या चौथी झूठी फांसी के बाद कई कैदी गहरे मानसिक विघटन का अनुभव करते थे, जिससे वे वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाते थे। फ्रांसीसी मनोरोग विशेषज्ञ फ्रांसवाज मिंकोस्का, जिन्होंने इन प्रक्रियाओं से गुजरी महिलाओं का इलाज किया, ने दर्ज किया कि 83% पीड़ितों में वे लक्षण पाए गए जो आज हम स्थायी व्यक्तित्व विघटन, वास्तविकता विघटन विकार के रूप में पहचानते हैं। चयनात्मक इंद्रिय वंचना एक और परिष्कृत तकनीक थी। पूर्ण इंद्रिय वंचना के विपरीत इस विधि में कुछ प्रकार की उत्तेजनाओं को जानबूझकर हटाया जाता था, जबकि अन्य को तीव्र किया जाता था। उदाहरण स्वरूप, कैदियों को पूरी तरह शांत कोठरियों में रखा जाता था, पर तीव्र रोशनी में, या पूर्ण अंधेरे में रखा जाता था, लेकिन निरंतर ध्वनियों के संपर्क में। यह संवेदी विषमता तंत्रिका असंतुलन उत्पन्न करती थी, जो विशेष रूप से सुझावों के प्रति संवेदनशील मानसिक स्थितियां निर्मित करती थीं। दवाओं के माध्यम से समय की धारणा में हेरफेर गेस्टापो के कुछ विशिष्ट केंद्रों में प्रलेखित हुआ है।
मस्केलिन और स्कोपोलामिन के व्युत्पन्न जैसे पदार्थों का प्रयोगात्मक उपयोग किया गया, विशेष रूप से बर्लिन स्थित प्रिंस एल्ब्रेक्ट स्ट्रासे की सुविधाओं में। ये रसायन समय की धारणा को गंभीर रूप से विकृत करते थे, जिससे मिनट घंटों जैसे लगते थे और पूछताछ चक्र अंतहीन प्रतीत होते थे। इन प्रयोगों की निगरानी करने वाले डॉक्टर कर्ट प्लॉटनर के पकड़े गए दस्तावेज इन रसायनों के न्यूरोलॉजिकल प्रभावों की जटिल समझ और पूछताछ की पारंपरिक तकनीकों को सुदृढ़ करने के रूप में उनके व्यवस्थित उपयोग को दर्शाते हैं। दीवारों और कांटों के बीच वह बंदी प्रणाली जिसने जीवन को नष्ट कर दिया। गेस्टापो द्वारा नियंत्रित संस्थानों में बंदी बनाए जाने की परिस्थितियां अपने आप में एक सुनियोजित यातना प्रणाली थीं, जो धीरे धीरे बंदी महिलाओं के शरीर और इच्छा शक्ति दोनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई थीं। ये स्थान सुनियोजित अमानवीयता का एक स्थापत्य अध्ययन प्रस्तुत करते थे, जहां वातावरण का प्रत्येक तत्व पूर्ण पीड़ा के शासन में योगदान देता था। गेस्टापो के कर्मचारियों के बीच आइंसेलहाफ्टसेलन, एकाकी बंदी कोठरियां के रूप में जानी जाने वाली अलगाव कोठरियां इस प्रणाली का पहला स्तर थीं। 1.5 गुणा 2 मीटर के विशिष्ट आकार की ये कोठरियां जानबूझकर इस तरह डिजाइन की गई थीं कि वहां शरीर को किसी भी आरामदायक मुद्रा में लंबे समय तक बनाए रखना असंभव हो। छत जानबूझकर इतनी नीची होती थी, लगभग 1.7 मीटर, कि पूरा खड़ा होना संभव न हो। फर्श की सतह इतनी सीमित होती थी कि पूरी तरह लेटना संभव न हो, जिससे शरीर को मुड़ी तुड़ी अवस्थाओं में विश्राम करने के लिए मजबूर किया जाता था। युद्ध के बाद प्राप्त वास्तु संबंधी रिपोर्टों से पता चलता है कि ये मापदंड वैज्ञानिक रूप से अधिकतम शारीरिक असुविधा उत्पन्न करने के लिए बनाए गए थे, बिना उस समय की कानूनी परिभाषाओं के अनुसार स्पष्ट रूप से यातना माने जाने के। दीवारें आमतौर पर बिना प्लास्टर वाले कंक्रीट से बनी होती थीं और वेंटिलेशन प्रणालियों के माध्यम से जानबूझकर गीली रखी जाती थीं, जिससे श्वसन और संधिशोथ संबंधी बीमारियां विकसित होने के लिए आदर्श स्थितियां उत्पन्न होती थीं। इन कोठरियों के भीतर संवेदी शासन को अत्यंत सावधानी से नियंत्रित किया जाता था। प्राकृतिक प्रकाश लगभग पूरी तरह से अनुपस्थित होता था। कृत्रिम प्रकाश यदि होता भी था तो जानबूझकर इतना अपर्याप्त रखा जाता था कि पढ़ने या किसी दृश्य गतिविधि के लिए उपयुक्त न हो, पर आंखों को पूरी तरह अंधेरे के अनुकूल भी न होने दे। यह सतत धुंधलका लगातार दृष्टि थकान उत्पन्न करता था और अंततः दृष्टि क्षमता का ह्रास करता था। श्रवण वातावरण भी समान रूप से नियंत्रित किया गया था। कोठरियों के बीच ध्वनि निरोध जानबूझकर असफल बनाया गया था, जिससे प्रत्येक बंदी को पास की पूछताछ और यातनाओं की आवाजें आ सकें, पर वे अन्य बंदियों से कोई सार्थक संवाद न कर सकें। स्वच्छता की व्यवस्था जानबूझकर अपमानजनक स्तर तक गिराई गई थी। अधिकांश कोठरियों में यह एक साधारण धातु की बाल्टी पर आधारित होती थी, जिसे जानबूझकर अनियमित अंतराल पर खाली किया जाता था, जिससे तीव्र दुर्गंध के चक्र और सापेक्षिक गंध तटस्थता के समय उत्पन्न होते थे। यह पैटर्न संवेदी अनुकूलन को असंभव बनाता था, जिससे पर्यावरणीय गिरावट की सतत चेतना बनी रहती थी। पानी की पहुंच अत्यंत सीमित होती थी। बंदी महिलाओं को आमतौर पर प्रतिदिन 300 से 500 मिलीलीटर पानी मिलता था, जो विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में, जब भूमिगत कोठरियों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता था, पर्याप्त नहीं होता था। इन केंद्रों में लागू पोषण प्रणाली एक वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित कुपोषण योजना थी। कब्जा किए गए प्रशासनिक अभिलेखों में दर्ज रोजनामचों के अनुसार सामान्य बंदी महिलाओं के लिए दैनिक राशन 600 से 800 कैलोरी के बीच होता था, जो कि एक निष्क्रिय वयस्क के लिए न्यूनतम शारीरिक कार्यों को बनाए रखने की आवश्यकता का लगभग 1/3 था। पोषण संरचना जानबूझकर कुछ विशिष्ट कमियों को उत्पन्न करने के लिए तैयार की गई थी। प्रोटीन लगभग न के बराबर होते थे, जबकि सरल कार्बोहाइड्रेट प्रबल होते थे, जिससे एक निरंतर भूख की स्थिति उत्पन्न होती थी जो धीरे धीरे मांसपेशी द्रव्यमान को समाप्त करती थी, जबकि जीवन रक्षक कार्यों को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखती थी। डॉ अलेक्जेंडर मिटशर्लिच द्वारा जीवित बची महिलाओं पर किए गए चिकित्सा विश्लेषणों से यह झांत हुआ कि कुपोषण की यह योजना एक सुसंगत पैटर्न का अनुसरण करती थी। गंभीर मांसपेशी ह्रास, परंतु अंगों की सापेक्षिक संरक्षा जो क्रमिक परंतु गैर घातक भुखमरी के अनुरूप थी। बी विटामिन विशेष की कमी विशेष रूप से पीड़ादायक परिधीय न्यूरोपैथियों को जन्म देती थी, जो शारीरिक पीड़ा को बढ़ाती थी बिना इसकी आवश्यकता कि गार्ड सीधे हस्तक्षेप करें।
बंदी केंद्रों के बीच परिवहन इस यातना प्रणाली का एक अन्य हिस्सा था। महिलाओं को आमतौर पर पूरी तरह से बंद पशुवाहक डिब्बों में ले जाया जाता था, जिनमें पर्याप्त वेंटिलेशन, भोजन या पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, और यात्राएं कई दिनों तक चल सकती थीं। राइक्सबान, राइख रेलमार्ग के प्रशासनिक दस्तावेज इन परिवहनों के लिए विशेष निर्देश प्रकट करते हैं। पी श्रेणी, राजनीतिक। महिला कैदी को न्यूनतम वेंटिलेशन वाले जी प्रकार के डिब्बों में ले जाया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा अधिकतम रहे। इन डिब्बों, जो मूल रूप से पशुओं के लिए डिजाइन किए गए थे, को जब इन विशिष्ट निर्देशों के अनुसार न्यूनतम वेंटिलेशन के साथ उपयोग किया जाता था, तो ये ऐसे तापमान और CO सघनता की स्थितियां उत्पन्न करते थे जो घातक हो सकती थीं। उन अस्पतालों की चिकित्सा रिपोर्टें जिन्होंने इन परिवहनों से जीवित महिलाओं का उपचार किया, गंभीर हाइपॉक्सिक मस्तिष्क क्षति और निर्जलीकरण से उत्पन्न स्थायी गुर्दा विकृति की उल्लेखनीय दर दर्ज करती है। 1939 में स्थापित रेवेंसब्रुक एकाग्रता शिविर, जो पूरी तरह महिलाओं के लिए था, कई गेस्टापो द्वारा प्रसंस्कृत बंदियों के लिए अंतिम गंतव्य था। रेवेंसब्रुक की प्राप्ति प्रणाली को विशेष रूप से पूछताछ केंद्रों में शुरू हुई अमानवीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए डिजाइन किया गया था। वहां पहुंचने पर महिलाओं को एक व्यवस्थित पहचान विहीनता प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उनके वस्त्र और व्यक्तिगत सामान छीन लिए जाते थे, उनके सिर पूरी तरह मुंडवा दिए जाते थे, और उन्हें रंगीन त्रिकोणों से चिह्नित मानकीकृत वर्दियां दी जाती थीं, जो एकाग्रता प्रणाली में उनकी श्रेणी को दर्शाती थीं। राजनीतिक बंदी महिलाएं, जो मुख्यतः गेस्टापो द्वारा पकड़ी गई प्रतिरोध की सदस्य थीं, उन्हें लाल त्रिकोण दिया जाता था और विशेष रूप से कठोर शासन के अधीन रखा जाता था, जिसका उद्देश्य केवल उन्हें दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें एक निवारक उदाहरण के रूप में उपयोग करना था। रेवेंसब्रुक के बैरकों की परिस्थितियां गेस्टापो की कोठरियों की पहले से ही अमानवीय परिस्थितियों का और भी अधिक घनत्व थीं। लगभग 400 महिलाएं उन स्थानों में रखी जाती थीं जिन्हें केवल 100 के लिए डिजाइन किया गया था। वे बिना गद्दों वाली तिहरी चारपाइयों को साझा करती थीं, जिन पर एक प्लेटफॉर्म पर 4 बंदियां सोती थीं। रेवेंसब्रुक में जबरन श्रम प्रणाली इस तरह से सुनियोजित थी कि वह उत्पादन और पीड़ा दोनों को अधिकतम करे। महिलाओं को अत्यंत शारीरिक रूप से कठिन कार्यों के लिए सौंपा जाता था, बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी शारीरिक अवस्था, पिछला प्रशिक्षण या कौशल क्या था। औपचारिक रूप से काम का समय 12 घंटे था, परंतु गवाहियां दर्शाती हैं कि जब लंबे गिनती प्रक्रियाओं को शामिल किया जाए तो यह समय प्रायः 14 से 16 घंटे तक बढ़ जाता था। शिविर से सटे औद्योगिक परिसर, जिसे सीमेंस एंड हाल्स्के द्वारा संचालित किया जाता था, लगभग 2000 बंदियों को सैन्य उपकरणों के लिए विद्युत घटकों के उत्पादन में नियोजित करता था, जहां उच्च तकनीकी सटीकता की मांग और उत्पाद में किसी भी दोष के लिए कठोर सजा का संयोजन था। रेवेंसब्रुक में स्वच्छता की स्थितियां गेस्टापो केंद्रों में देखी गई नियंत्रित अपमान की उसी तर्क प्रणाली को दर्शाती थीं। स्वच्छता की सुविधाएं शिविर की जनसंख्या के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त सामूहिक शौचालयों तक सीमित थीं, जिनमें कोई निजता नहीं थी और जिनका उपयोग केवल अत्यंत सीमित समय अवधि में किया जा सकता था। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए पानी की पहुंच लगभग न के बराबर थी। बंदी महिलाएं आमतौर पर हर 10 से 14 दिनों में केवल सतही रूप से धो सकती थीं। यह जबरन थोपी गई स्वच्छता की कमी महिलाओं के लिए विशेष रूप से आघातकारी थी, क्योंकि यह स्त्री शरीर की स्वच्छता को लेकर आंतरिक सांस्कृतिक मान्यताओं पर सीधा आघात करती थी। रेवेंसब्रुक की चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य अभ्यास का एक पूर्ण विकृति रूप था। अस्पताल, जिसे बंदी महिलाएं मृत्यु का प्रवेश द्वार कहती थीं, एक साथ चिकित्सा केंद्र और चिकित्सा प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता था। डॉहर्टा ओबरहॉइजर के निर्देशन में, जो नूरनबर्ग में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराई गई पहली महिला थीं, कृत्रिम रूप से लगाए गए घावों पर व्यवस्थित प्रयोग किए गए। लगभग 70 महिलाएं, मुख्यतः पोलिश और जिप्सी मूल की, ऐसी प्रक्रियाओं के अधीन थीं जिनमें सर्जिकल घाव जानबूझकर लगाए जाते थे और फिर उन्हें विभिन्न रोगजनकों, जिनमें क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, गैस गैंग्रीन शामिल था, से संक्रमित किया जाता था, ताकि नियंत्रित परिस्थितियों में संक्रमण की प्रगति का अध्ययन किया जा सके। नियमित रूप से किया जाने वाला चयन नरसंहार प्रणाली के सबसे भयानक पहलुओं में से एक था। अनियमित अंतराल पर चिकित्सा टीमें रेवेंसब्रुक जाती थीं ताकि चयन किया जा सके, जिसे शिष्ट रूप से कार्य क्षमता मूल्यांकन कहा जाता था।
बंदी महिलाओं को नग्न अवस्था में चिकित्सा आयोगों के सामने परेड करनी होती थी, जो लगभग 30 सेकंड की दृश्य जांच के आधार पर यह तय करते थे कि किसे गैस कक्षों में भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया जानबूझकर अस्पष्ट रखी जाती थी, जो स्पष्ट रूप से चिकित्सकीय मानदंडों को पूरी तरह मनमाने विचारों के साथ मिलाकर एक स्थायी भय का माहौल बनाती थी, जहां शारीरिक कमजोरी का कोई भी संकेत घातक साबित हो सकता था। अभिशाप के सामने महिलाएं, वो आवाजें जिन्हें यातना भी खामोश न कर सकी। गेस्टापो की यातना से जीवित बची महिलाओं की गवाही केवल अत्याचारों का ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं है, बल्कि चरम परिस्थितियों में मानवीय प्रतिरोध की असाधारण मिसालें भी हैं। ये कहानियां न्यायिक घोषणाओं, व्यक्तिगत संस्मरणों और बाद की साक्षात्कारों में प्रलेखित नाजी शासन की व्यवस्थित क्रूरता के साथ साथ इस बात को भी उजागर करती है कि कैसे मानव आत्मा सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी नैतिक अखंडता बनाए रखने में सक्षम होती है। वायोलेट सबो, फ्रांसीसी मूल की ब्रिटिश नागरिक, प्रतिरोध की सबसे प्रतीकात्मक कहानियों में से एक है। अपने पति की एल एलेमेन में मृत्यु के बाद ब्रिटिश विशेष अभियान कार्यकारी SOE द्वारा भर्ती की गई सबो को कब्जे वाले फ्रांस में प्रतिरोध गतिविधियों के समन्वय के लिए भेजा गया था। जून 1944 में अपने दूसरे मिशन के दौरान वह लिमोज के पास SS की एक इकाई द्वारा पकड़ी गई। गेस्टापो अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछें, जो ब्रिटिश एजेंटों में विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से क्रूरता से युक्त थीं। फ्रांसीसी चालक जेरोम प्लाशे के अनुसार, जिन्हें उसी समय बंदी बनाया गया था, सबों को 3 दिनों तक लगातार पानी में डुबाने और व्यवस्थित मारपीट के बीच रखा गया। नॉर्मंडी क्षेत्र में संचालित सेल्समैन नेटवर्क के बारे में उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी होने के बावजूद सबों ने पूर्ण चुप्पी बनाए रखी। गेस्टापो अधिकारी हंस फिशर द्वारा लिखी गई टिप्पणियों में स्पष्ट हताशा झलकती है। महिला कैदी असाधारण प्रतिरोध दर्शा रही है। फ्रेनिस की विशेष सुविधाओं में स्थानांतरण की सिफारिश करता हूं। फ्रेनिस की जेल में महीनों की पूछताछ और यातना के बाद सबों को अगस्त 1944 में रेवेंसब्रुक भेजा गया। उन जीवित बचे महिलाओं के अनुसार, जिन्होंने उनके बैरक साझा किए थे, सबों ने लगातार चुनौतीपूर्ण रवैया बनाए रखा, जिसमें सामूहिक भूख हड़ताल जैसे छोटे प्रतिरोध के प्रयास शामिल थे। 5 फरवरी 1945 को जब उन्हें अन्य बंदियों के साथ फांसी पर ले जाया गया, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जहां अन्य बंदियां मुश्किल से खड़ी हो पा रही थीं, सबो सीधी खड़ी रहीं और आंखों पर पट्टी बंधवाने से इनकार कर दिया, अपने झल्लादों की आंखों में सीधे देखती रहीं। ओडेट सैनसोम के अनुसार, जिन्होंने कुछ समय के लिए उनके साथ कोठरी साझा की थी, उनकी अंतिम शब्द थे, मेरी छोटी टानिया से कहो कि मम्मी मरते वक्त उसके बारे में सोच रही थी। ओडेट सैनसोम, बाद में हेलोव्स, SOE की एक अन्य एजेंट, ने एक अलग लेकिन उतनी ही असाधारण प्रतिरोध की मिसाल पेश की। अप्रैल 1943 में पकड़े जाने के बाद सैनसोम को अभवेर के प्रसिद्ध जासूस शिकारी ह्यूगो ब्लीशर द्वारा पूछताछ की गई। जब पारंपरिक तकनीकें विफल रहीं, तो सैनसोम को पेरिस स्थित गेस्टापो मुख्यालय में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्हें नाखून उखाड़े जाने और गर्म लोहे से पीठ पर जलाने जैसी यातनाएं दी गईं। सैनसोम की जीवित रहने की रणनीति उनके मनोवैज्ञानिक कौशल की मिसाल थी। उन्होंने विश्वसनीय ढंग से यह कहानी गढ़ी कि उनके मिशन साथी पीटर चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से कोई वास्तविक संबंध नहीं, उनके भतीजे हैं, ये संकेत देते हुए कि उनकी हत्या से व्यक्तिगत प्रतिशोध हो सकता है। यह जानबूझकर फैलाई गई जानकारी, जिसे उन्होंने महीनों तक पूछताछ के दौरान बनाए रखा, उच्च अधिकारियों में इतना संदेह उत्पन्न करने में सफल रही कि उनकी फांसी को बार बार टाल दिया गया। बाद में रेवेंसब्रुक में अपने कारावास के दौरान सैनसोम को 2 वर्षों से अधिक समय तक एकांतवास में रखा गया, जिसे उन्होंने बाद में वास्तविक नर्क शारीरिक यातना से कहीं अधिक भयानक बताया। अपने होश बनाए रखने के लिए उन्होंने मानसिक दिनचर्याएं विकसित की, जिनमें संपूर्ण खाना पकाने की विधियां दोहराना और इंग्लैंड में अपने घर के हर कमरे की कल्पना करना शामिल था। जब SS अधिकारी उनसे आगे की पूछताछ के लिए मिलते थे, तो सैनसोम एक अडोल गरिमा के साथ पेश आती थी, जो उनके अपने शब्दों में उन्हें पूरी तरह भ्रमित कर देती थी। 1945 में रिहाई के बाद सैनसोम को जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया और वह युद्धकाल के दौरान यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कैसे जीवित रहने में सफलता पाई, तो उन्होंने उत्तर दिया, गेस्टापो ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया,
लेकिन वह कभी यह तय नहीं कर सकी कि मैं भीतर से कौन बनना चाहती हूं। नूर इनायत खान का मामला उनके बहुसांस्कृतिक मूल के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक भारतीय संगीतकार और अमेरिकी मां की बेटी, सूफी परंपराओं में अहिंसा की भावना से पली बढ़ी खान कब्जे वाले फ्रांस में भेजी गई पहली महिला रेडियो ऑपरेटर बनी। अक्टूबर 1943 में उनकी गिरफ्तारी प्रॉस्पर नेटवर्क में आंतरिक विश्वासघात के कारण हुई थी। खान की पूछताछ व्यक्तिगत रूप से पेरिस के गेस्टापो प्रमुख जोसेफ कीफर द्वारा की गई, जिन्होंने उनकी असाधारण दृढ़ता को लेकर निराशा दर्ज की। अन्य कई बंदियों के विपरीत खान ने कई बार भागने का प्रयास किया, जिसमें एक घटना में उन्होंने भोजन की थाली के नीचे गुप्त संदेश लिखकर भेजा। पोर्फ्सहाइम शिविर के प्रशासनिक अभिलेखों में उन्हें एक विशेष वर्गीकरण मिला, हेफ्टालिंग स्टूफे एस, कैदी श्रेणी एस, जो अत्यंत खतरनाक व्यक्तियों के लिए आरक्षित होती थी। जीवित बचे लोगों के अनुसार 13 सितंबर 1944 को डाखाओ में फांसी से एक रात पहले खान को विशेष रूप से क्रूर यातनाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें अत्यधिक पिटाई शामिल थी। हालांकि कई गवाहों का कहना है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा, लिबर्टे। आइलिन नियर्न, एसओई की रेडियो ऑपरेटर, जिन्हें कोड नाम रोज के नाम से जाना जाता था, मानसिक प्रतिरोध का असाधारण उदाहरण थी। 1944 में लंदन को जानकारी प्रसारित करते समय पकड़ी गई नियर्न को वर्शाफ्टे फर्नेमुंग गहन पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिसमें लंबी डुबकी यातनाएं शामिल थीं। एक जासूस के रूप में उनकी गतिविधियों के स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद नियर्न ने लगातार अपनी बनाई हुई पहचान को बनाए रखा कि वह एक सामान्य फ्रांसीसी मजदूर महिला है, यह दावा करते हुए कि उन्हें रेडियो उपकरण केवल संयोगवश मिला था। उनकी जल यातना के प्रति प्रतिरोध क्षमता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। दशकों बाद अपने शब्दों में, मैंने अपने मन को शरीर से अलग करना सीख लिया था। जब मुझे डुबोया जाता था, मैं अपनी चेतना को कहीं और भेज देती थी, उन्हें मेरे शरीर के साथ जो चाहे करने देती थी, लेकिन अपने असली अस्तित्व को अछूता रखती थी। यह नियंत्रित विभाजन की तकनीक उन्हें उन सत्रों को सहने में सक्षम बनाती थी जिन्होंने शारीरिक रूप से कहीं अधिक मजबूत पुरुषों को भी तोड़ दिया था। रेवेंसब्रुक से रिहा होने के बाद नियर्न ने किसी भी सार्वजनिक मान्यता को ठुकरा दिया और 2010 में अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड में चुपचाप जीवन व्यतीत किया। केवल जब अधिकारियों ने उनके अपार्टमेंट में दस्तावेज पाए, तब उनकी असाधारण कहानी सामने आई। उनका मामला प्रतिरोध के एक विशेष रूप से शक्तिशाली रूप को दर्शाता है। अत्यधिक अनुभवों के बाद भी एक सामान्य जीवन को पुनः प्राप्त करने का संकल्प और अपने कष्टों से स्थायी रूप से परिभाषित होने से इनकार। मारी मैडलिन फुरकाद फ्रांसीसी प्रतिरोध नेटवर्क अलायंस का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला, यातना के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी की रक्षा के लिए विशिष्ट विधियों की अनूठी दृष्टि प्रदान करती है। नवंबर 1942 में संक्षिप्त रूप से पकड़ी गईं, फुरकाद ने जटिल स्मृति तकनीकों को विकसित किया था जो उन्हें बिना किसी लिखित दस्तावेज के महत्वपूर्ण परिचालन जानकारी याद रखने की अनुमति देती थीं। अपनी स्मृतियों में फुरकाद अपनी रणनीति का वर्णन करती है, मैंने मानसिक रूप से सभी नामों और स्थानों को ऐसे हिस्सों में विभाजित कर दिया जिनका अकेले कोई अर्थ नहीं था। अगर मैं यातना के दौरान टूट भी जाती तो केवल एक अनुपयोगी पहेली के टुकड़े ही प्रकट कर पाती। 1944 में अपनी दूसरी गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने एक अन्य असाधारण तकनीक का उपयोग कर भागने में सफलता पाई। अपने छोटे कद का लाभ उठाते हुए उन्होंने एक संकीर्ण खिड़की की सलाखों के बीच से निर्वस्त्र होकर निकलने में सफलता पाई, जब पूछताछकर्ताओं ने उन्हें अपमान के रूप में कपड़े उतारने पर मजबूर किया। बाद में प्राप्त किए गए गेस्टापो के प्रशासनिक दस्तावेजों में फुरकाद को मानसिक प्रतिरोध तकनीकों में कुशलता के कारण असाधारण रूप से खतरनाक बताया गया। अपने ही दुश्मनों द्वारा किया गया यह मूल्यांकन उनकी मनोवैज्ञानिक तैयारी की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। इन प्रसिद्ध महिलाओं से परे अभिलेखों में असंख्य गुमनाम महिलाओं की गवाही दर्ज है जिन्होंने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। एक अज्ञात पोलिश नर्स, जिसे घायल पक्षकारों की सहायता के लिए वारसॉ में पकड़ा गया था, ने दोनों हाथों की हर अंगुली को तोड़ दिए जाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी। जब बाद में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कष्ट कैसे सहा, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने हर अंगुली को एक व्यक्ति माना जिसे मेरी चुप्पी से बचाया जा सकता है। गर्ट्रूड लकनर,
यहूदियों को बचाने के प्रयास में गिरफ्तार की गई जर्मन कैथोलिक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी कैद के दौरान पूछताछ को सहन करने के लिए एक विशिष्ट विधि विकसित की। विस्तृत काल्पनिक दुनियाओं का निर्माण। युद्ध के बाद प्राप्त उनके डायरी में उन्होंने लिखा, मैंने मानसिक रूप से एक संपूर्ण घर का निर्माण किया, कमरा दर कमरा, फर्नीचर दर फर्नीचर। जब मुझसे पूछताछ हो रही होती थी, मैं वास्तव में अपनी काल्पनिक पुस्तकालय को सजा रही होती थी। ये तय कर रही होती थी कि कौन सी किताब किस शेल्फ पर रखनी है। कॉमेट लाइन समूह की महिलाएं, जो एंड्री डी जोंग द्वारा संचालित एक पलायन नेटवर्क का हिस्सा थीं, फोर्ट ब्रेंडोंक में अपने कारावास के दौरान सामूहिक प्रतिरोध तकनीकों का विकास करती रहीं। उन्होंने दीवारों पर दस्तक के माध्यम से संवाद प्रणाली स्थापित की, जिससे वे अलग अलग पूछताछ के दौरान अपने उत्तरों का समन्वय कर पाती थीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके बयानों में कोई विरोधाभास न हो। इस रणनीतिक एकता ने यह सुनिश्चित किया कि यातना के बावजूद गेस्टापो कभी उनकी संगठनात्मक संरचना को पूरी तरह समझ नहीं सका। ल्योन में प्रतिरोध गतिविधियों के लिए पकड़ी गई लुसेरियान बहनों ने मानसिक अलगाव के खिलाफ गीतों का सहारा लिया। जब वे महसूस करती कि किसी अन्य कैदी को यातना दी जा रही है, वे जोर जोर से गाना शुरू कर देती और कभी कभी दर्जनों बंदियां एक साथ शामिल हो जाती। यह अभ्यास तत्काल पीड़िता को नैतिक समर्थन प्रदान करने के साथ साथ व्यक्तिगत असहायता की उस भावना के खिलाफ भी कार्य करता था, जो गेस्टापो की नियंत्रण रणनीति का मुख्य आधार थी। प्रतिरोध ने कई बार और भी सूक्ष्म परंतु समान रूप से महत्वपूर्ण रूप धारण किए। अनेक गवाहियां बताती हैं कि रेवेंसब्रुक की बंदियां कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे आत्मसम्मान के अनुष्ठान बनाए रखती थीं। अत्यंत सीमित संसाधनों के बावजूद व्यक्तिगत स्वच्छता के मानकों को बनाए रखना, कमजोर बंदियों के साथ अपने सीमित भोजन को बांटना या सांस्कृतिक व धार्मिक पर्वों को चुपचाप मनाना, ये क्रियाएं, जो स्पष्ट रूप से यातना के दौरान जानकारी देने से इनकार करने जितनी नाटकीय नहीं थीं, एक गहन प्रतिरोध का रूप थीं, एक ऐसी मानवता की सतत पुष्टि जिसे इस प्रणाली ने मिटाने के लिए रचा था। गेस्टापो द्वारा पकड़ी गई महिलाओं पर लागू की गई यौन यातना राजनीतिक हिंसा और लिंग आधारित हिंसा के बीच एक विशेष रूप से भयावह संगम का प्रतिनिधित्व करती थी। जबकि नाजी दमन के अन्य पहलुओं का विस्तार से दस्तावेजीकरण और विश्लेषण किया गया है, महिलाओं की यौन यातना का विशिष्ट पक्ष युद्धोत्तर आधिकारिक इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत चुप रहा, जिससे जीवित बचे लोगों के लिए द्वैतिक पीड़ादायक अनुभव उत्पन्न हुआ। इस यौन शोषण को नियंत्रण के उपकरण के रूप में व्यवस्थित करना कोई संयोग नहीं था। राइखस सिखरहाइट्स हाउपटैम्ट, राइख की केंद्रीय सुरक्षा कार्यालय के जब्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि 1942 में एक गोपनीय निर्देश विशेष प्रक्रिया 21.1 नाम से जारी किया गया था, जो स्पष्ट रूप से महिला विषयों के लिए शारीरिक और मानसिक पूछताछ के उन्नत तरीकों के उपयोग को अधिकृत करता था। यह दस्तावेज एसएस के विधि विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया, मूल रूप से एक संस्थागत बलात्कार नीति को नौकरशाही रूप से वैध ठहराने का प्रयास था। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि जबकि अन्य यातना विधियों से संबंधित निर्देशों में स्थायी क्षति से बचने के लिए सैद्धांतिक सीमाएं निर्धारित थीं, विशेष प्रक्रिया 21 में महिला विषयों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं थी। व्यवस्थित बलात्कार इस यौनीकृत आतंक शासन का केंद्रीय तत्व था। अन्य यातना विधियों के विपरीत यौन आक्रमण को केवल पूछताछ का तरीका नहीं माना जाता था, बल्कि यह अधिकांश महिला बंदियों पर लागू एक मानक प्रक्रिया बन चुकी थी। फ्रांसीसी बंदी केंद्रों में महिलाओं को औपचारिक पूछताछ से पहले ही पंजीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से बलात्कार का सामना करना पड़ता था। यह दीक्षा एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करती थी, पीड़िता की पूरी असहायता और अमानवीकरण की स्थापना पहले क्षण से ही करना। सामूहिक बलात्कार इस प्रथा का एक विशेष रूप से विनाशकारी रूप था। महिलाओं को व्यवस्थित रूप से कई अधिकारियों द्वारा क्रमशः बलात्कार का शिकार बनाया जाता था, अक्सर अन्य कैदियों की उपस्थिति में। लिली स्थित गेस्टापो केंद्र से जीवित बची गिजेल ब्यूमो ने रास्टाट के परीक्षणों में गवाही दी कि इन सत्रों में एक स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था, जो उच्च रैंकिंग अधिकारियों से शुरू होकर अधीनस्थों तक जाता था। इतिहासकार इंसा मीनन ने इस प्रक्रिया को नौकरशाही बलात्कार कहा।
जिससे स्पष्ट होता है कि यौन हिंसा को नाजी दमन तंत्र की प्रशासनिक दिनचर्या में कैसे समाहित किया गया था। इन बलात्कारों का दस्तावेज और अभिलेखन एक और भयावह आयाम जोड़ता था। कुछ केंद्रों में, विशेष रूप से नीदरलैंड और बेल्जियम में, ऐसे विशेष कक्ष मौजूद थे जहां इन दुर्व्यवहारों की तस्वीरें खींची या फिल्माई जाती थीं। इन सामग्रियों का कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। भविष्य में ब्लैकमेल के लिए हथियार, नए पूछताछकर्ताओं के प्रशिक्षण उपकरण और कुछ मामलों में उच्च अधिकारियों के मनोरंजन के साधन के रूप में। इतिहासकार बिर्गिट बेक, जिन्होंने बरामद फोटोग्राफिक अभिलेखों का विश्लेषण किया, ने इन चित्रों में समान विशेषताओं की पहचान की जो उनके उत्पादन के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल की ओर संकेत करते हैं, यह दर्शाते हुए कि यह व्यवहार व्यक्तिगत क्रूरता से आगे एक संस्थागत व्यवस्था बन चुका था। विशेष रूप से महिला प्रजनन अंगों को लक्षित करने वाली यौन हिंसा यातना की एक विशेष रूप से घृणित श्रेणी थी। उन अस्पतालों के चिकित्सकीय अभिलेख जहां जीवित बची महिलाओं का इलाज किया गया, योनि, गर्भाशय और मलाशय में ऐसे घावों के सुसंगत पैटर्न दिखाते हैं जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाए गए उपकरणों से उत्पन्न हुए थे। विशेष रूप से पोलैंड और यूगोस्लाविया के गेस्टापो केंद्रों में डेयर ईगेल, हेजहॉग जैसे उपकरण, जिसमें नुकीली धातु की बिंबियां थीं, का व्यवस्थित उपयोग होता था। यहूदियों के साथ व्यवहार के विरुद्ध विरोध करने पर गिरफ्तार की गईं फ्रांसीसी चिकित्सक एडिलेड हाउटवॉल ने रेवेंसब्रुक में अपनी कैद के दौरान इन घावों के 30 से अधिक मामलों का गुप्त दस्तावेजीकरण किया, जिसमें ऐसे शारीरिक नुकसान वर्णित हैं जो भविष्य में संतानोत्पत्ति को असंभव बना देते थे। प्रजनन क्षमता पर यह केंद्रित हमला कोई संयोग नहीं था, बल्कि नाजी नस्लीय विचारधारा का एक संगत भाग था। प्रतिरोध आंदोलन की महिलाएं, यहूदी, रोमा या स्लाव मूल की, जिन्हें नस्लीय रूप से अवांछनीय माना जाता था, उन्हें ऐसी यौन यातनाओं के अधीन किया जाता था जो तत्काल पीड़ा के अलावा अक्सर स्थायी बांझपन का कारण बनती थीं। ऑशविट्ज में नसबंदी प्रयोगों का संचालन करने वाले डॉक्टर कार्ल क्लाउबर्ग के आंतरिक दस्तावेजों में पहले से परखे गए तकनीकों का उल्लेख मिलता है जो गेस्टापो केंद्रों में प्रयुक्त विधियों से मेल खाते हैं, यह संकेत देते हुए कि पूछताछ केंद्रों और एकाग्रता शिविरों के बीच एक विधिपरक स्थानांतरण मौजूद था। गर्भवती महिलाओं के साथ यौन हिंसा संभवतः इस प्रजननात्मक अत्याचार की सबसे चरम अभिव्यक्ति थी। गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल देना तो दूर, उन्हें विशेष प्रकार की यातना दी जाती थी जिनका उद्देश्य आघातकारी गर्भपात कराना था। कई गवाहियां पेट पर लक्षित प्रहार, योनि मार्ग में वस्तुओं का प्रवेश और युगोस्लाविया में प्रलेखित कुछ विशेष रूप से भयानक मामलों में संवेदनाहीन रूप से भ्रूण की जबरन निकासी जैसी घटनाओं का उल्लेख करती हैं। रेवेंसब्रुक से जीवित बची डॉक्टर पॉलेट सार्से ने अपने कारावास के दौरान गुप्त रूप से ऐसी 27 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया जिनमें स्पष्ट रूप से पीड़ा अधिकतम करने के उद्देश्य से किए गए प्रक्रियाएं दर्ज थीं। सार्वजनिक यौन अपमान इस यातना प्रणाली का एक केंद्रीय घटक था। कब्जे वाले शहरों में, विशेष रूप से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड में, उन महिलाओं को जो प्रतिरोध सदस्यों के साथ संबंध रखने की संदेह के घेरे में थीं, लज्जा परेड के अधीन किया जाता था। उन्हें सार्वजनिक रूप से नग्न कर दिया जाता था, उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे और अक्सर उनके शरीर पर स्वस्तिक चिन्ह पेंट किए जाते थे और उन्हें भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलने के लिए मजबूर किया जाता था। इतिहासकार फैब्रिस विर्जिली, जिन्होंने फ्रांस में ऐसे 20,000 से अधिक मामलों का दस्तावेजीकरण किया, बताते हैं कि ये प्रथाएं राजनीतिक प्रचार को सार्वजनिक यौन हिंसा के साथ जोड़ती थीं और महिला शरीर को कब्जाधारी शक्ति के प्रदर्शन का माध्यम बना देती थीं। लंबे समय तक जबरन नग्नता भी एक मानसिक यौन यातना का रूप थी। रीगा और वारसौ के बंदी केंद्रों में महिलाओं को कई दिनों या हफ्तों तक नग्न रखा जाता था, जहां वे लगातार गार्डों और पूछताछकर्ताओं की निगाहों और टिप्पणियों के अधीन रहती थीं। यह स्थायी प्रदर्शन किसी भी गोपनीयता या शारीरिक स्वायत्तता की भावना को समाप्त कर देता था। इतिहासकार मिर्ना गोल्डनबर्ग ने इस प्रथा को पारंपरिक यहूदी और कैथोलिक समुदायों की महिलाओं के लिए विशेष रूप से आघातकारी बताया है, जहां स्त्री की शारीरिक लज्जाशीलता की सांस्कृतिक मान्यताएं व्यक्तिगत पहचान के मूलभूत तत्वों में से एक होती थीं। परिजनों के सामने की गई यौन यातना संभवतः इन दुर्व्यवहारों का सबसे विकृत रूप थी। नॉर्वे और फ्रांस में ऐसे अनेक दस्तावेज मौजूद हैं जो वर्णन करते हैं कि गेस्टापो कैसे पतियों, पिताओं
या यहां तक कि पुत्रों को उनकी महिला परिजनों के साथ किए गए बलात्कार और यौन यातना को देखने के लिए मजबूर करता था। नॉर्वेजियन शिक्षक यॉर्गेन एरिक्सन, जिन्होंने मुक्ति के बाद इन मामलों का दस्तावेजीकरण किया, ने इस अनुभव के प्रभाव को एक प्रकार की पारिवारिक मृत्यु के रूप में वर्णित किया, जहां प्रियजनों के कष्ट के सामने जबरन उत्पन्न की गई असहायता के कारण मूलभूत पारिवारिक संबंध अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते थे। किशोरों के साथ विशेष दुर्व्यवहार इन प्रथाओं का एक और विशेष रूप से अंधकारमय आयाम है। गेस्टापो ने आयु के आधार पर कोई महत्वपूर्ण भेदभाव नहीं किया तथा 12 वर्ष की आयु वाली लड़कियों को भी वयस्क महिलाओं के समान ही यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा। नॉर्वे के हाउस ऑफ टेरर में किशोर लड़कियों को उनकी माताओं के सामने जबरन अपराध स्वीकार करवाने के लिए बलात्कार किए जाने के अनेक दस्तावेज मौजूद हैं। बाल मनोचिकित्सक जोहान सोरेनसेन, जिन्होंने मुक्ति के बाद किशोर बचे लोगों का इलाज किया था, ने इन युवा पीड़ितों के बीच असाधारण रूप से उच्च आत्महत्या दर दर्ज की, जो उनकी रिहाई के बाद 2 वर्षों में 26% तक पहुंच गई। सांस्कृतिक वर्जनाओं के विशिष्ट शोषण से यह स्पष्ट होता है कि गेस्टापो को विभिन्न जनसंख्याओं की मानसिक कमजोरियों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। विशेष रूप से कठोर धार्मिक परंपराओं वाले क्षेत्रों में, जैसे कैथोलिक पोलैंड या यहूदी रूढ़िवादी समुदायों में, महिलाओं को ऐसे यौन कृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता था जो उनकी मान्यताओं द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध थे। इन आंतरिक रूप से आत्मसात किए गए सांस्कृतिक वर्जनाओं का जबरन उल्लंघन एक अतिरिक्त आघात उत्पन्न करता था, जो केवल शारीरिक क्षति से कहीं अधिक था। यह पीड़िताओं की पहचान की बुनियादी संगति पर हमला करता था। इन यौन यातनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव तत्काल पीड़ा से कहीं अधिक व्यापक थे। गेस्टापो की हिरासत में यौन हिंसा से जुड़ा आघात विशिष्ट विशेषताओं वाला था, जो बाद में पुनर्प्राप्ति को गंभीर रूप से जटिल बनाता था। फ्रांसीसी मनोरोग विशेषज्ञ फ्रांसवाज ब्रॉनर, जिन्होंने व्यापक रूप से जीवित बची महिलाओं के साथ कार्य किया, ने इसे स्व का विखंडन सिंड्रोम कहा, जहां यातना के दौरान रक्षक तंत्र के रूप में प्रयुक्त विघटन कालांतर में पुरानी स्थिति में बदल जाता है, जिससे बाद में मानसिक पुनः एकीकरण असंभव हो जाता है। जीवित बची महिलाएं जटिल मनोवैज्ञानिक विकारों का विकास करती थीं, जिनमें आज के संदर्भ में हम जिनका वर्गीकरण उत्तर आघात जन्य तनाव विकार, विघटन विकार और गंभीर यौन दुर्बलताओं के रूप में करेंगे, शामिल थे। पेरिस के सेंट एनी अस्पताल के डॉक्टर जीन डेले की क्लिनिकल टिप्पणियां, जिन्होंने गेस्टापो केंद्रों से रिहा हुई 200 से अधिक महिलाओं का इलाज किया, एक विशिष्ट लक्षण संरचना का वर्णन करती है। अंतरंग संपर्क के दौरान अनैच्छिक फ्लैशबैक, यौन उत्तेजना के समय विघटन की अवस्था और यातना से संबंधित उत्तेजनाओं, अंधकार, पानी के संपर्क, धातु की आवाजें के प्रति विशिष्ट भय का विकास। युद्ध के बाद की संस्थागत चुप्पी ने इन आघातों को और अधिक बढ़ा दिया। नूर्नबर्ग परीक्षणों में व्यापक रूप से दर्ज की गई अन्य यातनाओं के विपरीत व्यवस्थित यौन दुर्व्यवहारों को न्यायिक और मीडिया स्तर पर काफी कम ध्यान मिला। इतिहासकार अतीना ग्रॉसमान ने प्रलेखित किया है कि सहयोगी अभियोजक, जो अक्सर पारंपरिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पुरुष होते थे, जीवित बची महिलाओं से यौन अनुभवों के बारे में विस्तृत पूछताछ करने में स्पष्ट झिझक दिखाते थे, जिससे इन अपराधों का आधिकारिक दस्तावेजीकरण गंभीर रूप से सीमित हो गया। इस आधिकारिक अदृश्यता ने एक द्वितीयक विक्टिमाइजेशन उत्पन्न किया, जहां कई पीड़िताएं प्रारंभिक आघात के अलावा सार्वजनिक मान्यता और अपने विशेष अनुभवों की मान्यता पाने में असमर्थ रहीं। स्वयं एक जीवित बची और फ्रांसीसी वकील शार्लोट डेल्बो ने प्रलेखित किया कि यह प्रणालीगत चुप्पी पीड़िताओं में शर्म और अपराध बोध की भावनाओं को बढ़ाती थी, जो संस्थागत चुप्पी को अपने ऊपर हुए अत्याचारों में एक प्रकार की निहित जिम्मेदारी की पुष्टि के रूप में अनुभव करती थीं। घाव जो कभी नहीं भरते। गेस्टापो के आतंक की शाश्वत छाया। गेस्टापो द्वारा लागू की गई व्यवस्थित यातना की परिणति तत्काल पीड़ा से कहीं आगे तक पहुंची और उसने न केवल जीवित बचे लोगों में बल्कि प्रभावित समुदायों की सामाजिक संरचना में भी स्थायी घाव छोड़ दिए। इन आघातजनक अनुभवों का दीर्घकालिक प्रभाव व्यक्तिगत, सामुदायिक और पीढ़ीगत स्तरों पर देखा जा सकता है, जिससे नाजी आतंक की विरासत के अक्सर उपेक्षित पहलू उजागर होते हैं। प्रत्यक्ष मृत्यु सबसे तात्कालिक परिणाम थी। हालांकि सटीक आंकड़े कभी भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सकेंगे।
रेवेंसब्रुक जैसे शिविरों की मुक्ति से प्राप्त अभिलेखों से संकेत मिलता है कि गेस्टापो द्वारा गहन पूछताछ की गई लगभग 40% महिलाएं हिरासत से जीवित नहीं लौटीं। ये मृत्यु दर भौगोलिक संदर्भ के अनुसार काफी भिन्न थी। पोलिश और सोवियत कैदियों के लिए लगभग 65% तक पहुंचती थी, जबकि फ्रांसीसी और बेल्जियम की महिलाओं के लिए यह लगभग 30% थी, जो नाजी नस्लीय पदानुक्रम के आतंक प्रशासन में भी प्रतिबिंबित होती थी। मृत्यु के विशिष्ट कारणों में काफी विविधता थी। कुछ कैदियां यातना सत्रों के दौरान आंतरिक रक्तस्राव, आघातजन्य शॉक या हृदय गति रुकने से मर गईं। अन्य घावों के इलाज न होने या अत्यधिक सर्दी और सुनियोजित कुपोषण के कारण हुई जटिलताओं के कारण बाद में मारी गईं। 1946 में गेस्टापो केंद्रों से जुड़ी सामूहिक कब्रों से निकाले गए 230 शवों पर किए गए एक फोरेंसिक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 40% में मृत्यु से पूर्व की कई हड्डियों की टूटन के संकेत थे। 35% में नरम ऊतकों की यातना के अनुरूप गंभीर क्षति थी और 22% में महत्वपूर्ण जननांगीय चोटें थीं। औपचारिक फांसी भी मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण थी। पूछताछों के बाद कई महिलाओं को ऐसे न्यायिक कार्यवाहियों के माध्यम से मृत्युदंड दिया गया जिनमें किसी भी कानूनी गारंटी का पूर्णतः अभाव था। ये न्यायालय अक्सर 10 मिनट से कम समय तक चलते थे और सदैव एक ही सजा पर समाप्त होते थे। पेरिस में गेस्टापो कमांड के प्रशासनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि प्रतिरोध गतिविधियों के लिए गिरफ्तार की गई लगभग 40% महिलाओं को पूछताछ के बाद फांसी दी गई, जो पुरुष प्रतिरोधियों की 28% की तुलना में काफी अधिक थी। यह दर्शाता है कि महिलाओं के लिए मृत्युदंड अधिक कठोरता से लागू किया गया। जो महिलाएं कैद से जीवित रहीं, उनके शरीर आजीवन अपंगता के प्रतीक बन गए। असंगत रूप से ठीक हुई हड्डियां, अस्थायी या स्थायी अंग विच्छेद और विद्युत यातना से उत्पन्न तंत्रिका क्षति ने हजारों महिलाओं के शरीरों को स्थायी रूप से बदल दिया। अलेक्जेंडर मिट्शर्लिच द्वारा 1945 से 1947 के बीच मित्र देशों द्वारा संचालित जर्मन अस्पतालों में इलाज की गई 7,000 पूर्व बंदियों पर किए गए एक विस्तृत अध्ययन में देखा गया कि 58% में अंगों की गतिशीलता में महत्वपूर्ण सीमाएं थीं, 42% को तंत्रिका क्षति से उत्पन्न गंभीर पुराना दर्द था और 27% ने कम से कम एक हाथ की कार्यक्षमता आंशिक या पूरी तरह खो दी थी। चेहरे की विकृति इन स्थायी प्रभावों का विशेष रूप से दृश्य रूप थी। कई जीवित महिलाओं के चेहरे उनकी हिरासत से पहले की तस्वीरों से पूरी तरह असंगत हो गए थे। पेरिस के सेंट लुई अस्पताल में जीवित महिलाओं के लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाली चेहरे की शल्य चिकित्सक सुजान फ्लामांद ने ऐसी विशेष निशानों के पैटर्न को दर्ज किया जो उनकी जानबूझकर डिजाइन की गई प्रकृति को दर्शाते थे। चेहरे की कटें अक्सर चेहरे की समरूपता को बिगाड़ने वाली रेखाओं का अनुसरण करती थीं, जिससे महिलाओं की सांस्कृतिक सौंदर्य से जुड़ी पहचान पर हमला किया जाता था। जननांगीय क्षति एक और दीर्घकालिक और विनाशकारी परिणाम था। व्यवस्थित यौन हिंसा और विशेष रूप से प्रजनन अंगों को लक्ष्य कर की गई यातनाओं के कारण जीवित महिलाओं में बांझपन की उच्च दर देखी गई। पोलिश स्त्री रोग विशेषज्ञ स्टैनिस्लाव कोनोपका, जिन्होंने 1945 से 1948 के बीच 500 से अधिक पूर्व बंदियों की जांच की, ने दस्तावेज किया कि लगभग 68% में प्रजनन पथ में महत्वपूर्ण क्षति थी, जिसमें गर्भाशय की फाइब्रोसिस, ट्यूबों में अवरोध और डिंबक ग्रंथि क्षति शामिल थी, जिससे गर्भधारण असंभव हो गया। कई महिलाओं के लिए यह जबरन बांझपन मूल आघात की अनिश्चित अवधि तक बढ़ी हुई अभिव्यक्ति थी, जो नाजी यूजेनिक लक्ष्य को परिलक्षित करती थी। अवांछनीय जनसंख्याओं के पुनरुत्पादन को रोकना। मनोवैज्ञानिक विघटन सबसे सामान्य और कम दिखाई देने वाले प्रभावों में से एक था। गेस्टापो केंद्रों से रिहा की गई प्रारंभिक महिलाओं को प्राप्त करने वाले अस्पतालों की चिकित्सा रिपोर्टें गंभीर मनोरोग विकारों की असाधारण दरों को दर्ज करती हैं। स्वयं एक जीवित बचे मनोरोग चिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने विशेष रूप से एकाग्रता स्नायु रोग की अवधारणा विकसित की थी, जिससे उन विशिष्ट लक्षणों को दर्शाया जा सके जो पूर्व बंदियों में देखे गए थे। अत्यधिक सतर्कता, आक्रामक फ्लैशबैक, बार बार होने वाले विघटनात्मक अवस्था और जिसे उन्होंने जीवित बचे की अपराध बोध कहा। यह लक्षण समूह आज के जटिल उत्तर आघातजन्य तनाव विकार के निदान से दशकों पहले देखा गया था। शारीरिक पुनर्प्राप्ति एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया थी,
मुक्ति के बाद महिलाएं एक साथ कई चिकित्सकीय चुनौतियों का सामना करती थीं। गंभीर कुपोषण के कारण मांसपेशियों की भारी क्षीणता, असंगत रूप से ठीक हुए घाव जिन्हें जटिल शल्य चिकित्सा की आवश्यकता थी, और क्रॉनिक तनाव और पोषण की कमी के कारण कमजोर हो चुके प्रतिरक्षा तंत्र। फ्रांसीसी चिकित्सक डॉ. रॉबर्ट डेब्रे द्वारा संचालित जीवित महिलाओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के अभिलेख बताते हैं कि मुक्ति के बाद औसत अस्पताल में भर्ती अवधि 14 महीनों से अधिक थी, जो पुरुष जीवित बचे लोगों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। पहचान संकट संभवतः सबसे गहरा और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परिणाम था। गेस्टापो की तकनीकें विशेष रूप से व्यक्तिगत आत्म समझ को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई थीं, और कई महिलाओं ने रिपोर्ट किया कि वे अपने पूर्व स्व की तुलना में स्थायी रूप से अजनबी महसूस करती थीं। लंदन में जीवित बची महिलाओं के साथ काम करने वाली ऑनेस्ट्रियाई मनोविश्लेषक अन्ना फ्राइड ने विशेष रूप से आघातजन्य आत्मकथा विखंडन की अवधारणा विकसित की थी, जो इस मौलिक जीवन वृत्तांतिक दरार का वर्णन करती है, जहां शिविरों से निकलने वाला व्यक्ति अपने पुराने स्व से एक अपरिवर्तनीय दूरी अनुभव करता था। युद्धोत्तर सामाजिक अलगाव ने इन मानसिक घावों को और गहरा किया। समुदायों ने यद्यपि सैद्धांतिक रूप से पीड़िताओं के प्रति सहानुभूति प्रकट की, अक्सर यौन यातना की विशिष्ट गवाही या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले मानसिक आघात की अभिव्यक्ति पर असहजता व्यक्त की। रेवेंसब्रुक से जीवित बची फ्रांसीसी समाजशास्त्री जर्मेन तिलियन ने प्रलेखित किया कि कैसे कई महिलाएं असंभव सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करती थीं। एक ओर उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने अनुभवों को शीघ्र भुला दें और पारंपरिक भूमिकाओं में लौट जाएं। दूसरी ओर जब वे अपनी कहानियां साझा करना चाहती थीं, तो उन्हें अक्सर अविश्वास या अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था। आघात का पीढ़ीगत प्रसारण एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परिणाम के रूप में सामने आया। जीवित बचे लोगों के वंशजों पर किए गए दीर्घकालिक अध्ययनों में, जैसे कि इजराइल में मनोचिकित्सक नातान केलरमैन द्वारा संचालित शोध, नियंत्रण समूहों की तुलना में मनोरोग संबंधी विकारों, चिंता और अवसाद के विशिष्ट पैटर्न दर्ज किए गए हैं। ये निष्कर्ष ऐसे जटिल आघात प्रसारण तंत्रों की ओर संकेत करते हैं जो न केवल मनोवैज्ञानिक स्तर पर पारिवारिक संवाद की शैलियों और लगाव के रूपों के माध्यम से, बल्कि संभावित रूप से जैविक स्तर पर भी कार्य करते हैं, जहां अत्यधिक तनाव द्वारा प्रेरित एपिजेनेटिक संशोधन अगली पीढ़ियों में आनुवांशिक अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं।